नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में करीब 2 घंटे बिताए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों और लोकसभा के चुनाव के दौरान काम में लगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। करीब 1 घंटे की इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष और पार्टी महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद थे। इस मुलाकात की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन मीटिंग में मोदी के कार्यकर्ताओं से क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा, क्या सुना, इसकी डिटेल अभी तक शेयर नहीं की गई है। सिर्फ इतना बताया गया कि ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी, अनौपचारिक बैठक थी। लोकसभा चुनाव के दौरान मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री पर्सनली मिलकर धन्यवाद देना चाहते थे, उनका हौसला बढ़ाना चाहते थे, उन्हें उत्साहित करना चाहते थे। इसीलिए यह मीटिंग रखी गई। जैसे इस मीटिंग की डिटेल सामने आएंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको यह बता दूं कि 22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आज एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक विपक्ष के तमाम नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों का दुश्मन करार दे दिया। विवाद मुजफ्फरनगर प्रशासन के एक फैसले की वजह से हुआ, जिसका विरोध बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले सभी होटलों, ढाबों और दुकानों के सामने उनके मालिक का नाम लिखने का फरमान सुना दिया। इसे मौलाना और विरोधी दलों के नेता मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार की साजिश बता रहे हैं, मुसलमानों की रोजी रोटी खत्म करने का षड्यंत्र बता रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस का क्या कहना है, वहां के दुकानदारों का रिएक्शन क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में क्या कहा और विरोधी दलों के नेताओं ने कैसे इसका इस्तेमाल किया, यह सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बता दें तो कि मामला बिल्कुल लोकल है और मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश है। और वो आदेश है क्या, यह समझ लेते हैं। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट पर खुली दुकानों, ढाबों, होटल, रेहड़ी पटरी वालों को आदेश दिया है कि उन्हें अपनी दुकान या ठेले पर अपना असली नाम लिखना होगा। दुकान के बाहर साइन बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में दुकानदार का नाम या दुकान के मालिक का नाम लिखकर लगाना होगा। क्योंकि 4 दिन बाद 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। मुजफ्फरनगर में कुल 240 किलोमीटर का रूट कांवड़ यात्रा में पड़ता है। पुलिस का कहना है इस तरह के आदेश के पीछे 2 वजह हैं। एक तो पुलिस के साथ साथ आम लोगों को भी इस बात की जानकारी रहेगी कि कांवड़ यात्रा के रूट में किस किस की दुकानें हैं और कांवड़ यात्रा में शामिल बहुत सारे भक्तों को दूसरे धर्म के लोगों से खाने पीने की चीजें लेने से परहेज होता है। इसलिए अगर दुकान पर दुकानदार का नाम होगा तो बाद में किसी तरह का झगड़ा झंझट या विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। पुलिस कप्तान ने आदेश दिया तो पुलिस वाले तुरंत काम पर लग गए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को फरमान सुना दिया गया कि 24 घंटे के भीतर दुकान के बाहर दुकान के मालिक का नाम लिख दिया जाना चाहिए। आदेश का असर हुआ, जिससे जैसे बना वैसे दुकान पर नाम लिखवा दिया। किसी ने फ्लेक्स का बैनर छपवाकर दुकान के आगे टांग दिया, किसी ने कागज पर प्रिंटआउट निकालकर ठेले के किनारे चिपका दिया, किसी ने हाथ से ही बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर रेहड़ी पर लगा दिया। सुपर स्पेशल टी स्टॉल अब मोहम्मद अकरम टी स्टॉल हो गया।
जिन फलों के ठेले पर अब तो कोई नाम नहीं होता था, उन पर नाम लिख दिए गए। कोई आरिफ फ्रूट्स है, किसी पे लिखा है निसार फ्रूट्स। जो पहले नंबर 1 पान भंडार था, वो नंबर 1 पान भंडार अब शाह आलम पान हो गया है। इसी तरह कशिफ कन्फेक्शनरी, खान टी स्टॉल और मोनू जूस स्टॉल, तमाम तरह के नाम दुकानों और ठेलों पर लिखे नजर आने लगे हैं। हरिद्वार जाने वाले कांवड़िए जिस रास्ते से अपने कांवड़ लेकर गुजरते हैं, मुजफ्फरनगर उसी रूट पर पड़ता है। इसलिए मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर करीब करीब सभी दुकानदारों ने बोर्ड पर अपने नाम लिख लिए हैं। चूंकि पुलिस का आदेश है, कोई पुलिस से उलझना नहीं चाहता, इसलिए ज्यादातर दुकानदार कुछ बोल नहीं रहे हैं। दुकानदारों से हमारे संवाददाता शोएब रजा ने बात की। बहुत कुरेदा, लेकिन ज्यादातर ने कहा इस आदेश के पीछे वजह क्या है वो पुलिस वाले जाने, उनके अफसर जाने। हमें तो जो फरमान मिला उसका पालन किया। इस तरह का बोर्ड है भाई, तो प्रशासन बताएगा जी, प्रशासन बताएगा इसके बारे में। हम क्या बता सकें, उन्होंने आदेश करा, हमने लगा दिया। क्या क्या लगा रखा है, क्या नाम लिखना है इस पर, दुकानदार को, प्रोपराइटर का। जी, क्या का काम करते हैं? पान का। अच्छा, कैसे पुरानी दुकान है ये? 32-33 साल हो गए। तो क्या है, पहली बार ऐसा हुआ है जब नाम? पहली बार ही हुआ है। तो क्या इसका कोई सेल पर फर्क पड़ेगा? बच्चे तो देखते हैं अब जाके। क्योंकि ऐसे जो कांवड़ यात्री आएंगे तो कांवड़ यात्री तो फिर हिंदू से ही लेंगे। बस अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। कितने सही मानते हैं आप इस तरह के फरमान? बस जी जैसा प्रशासन चाहेगा ऐसा होगा, बस बात खत्म हो गई। और क्या इसमें आदेश का पालन करना पड़ेगा। कब तक के लिए कहा है इसके? भाई ये तो कोई वो नहीं है, समय सीमा तो कोई नहीं बताई इसकी। तो सावेज, ये फलों की ठेली कब से लगाते हो? 3 साल हो गए। अच्छा, इस पे तुमने एक प्लेट लगाई है, किस तरह की प्लेट है वो? अपना नाम लिखा है, किसने कहा है? नाम लिखो अपनी ठेली में। कब आई थी पुलिस और क्या आपको कहा? 5-6 दिन हुए, बार बार परेशान कर रहे थे कि बोर्ड लगाओ, बोर्ड लगाओ। मगा जी इससे, मगा जी फर्क पड़ेगा इससे रोजगार का? हाँ, मगा थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। कहने लगे आप लगा के रखो, कोई बात नहीं। मगा जी चलो लगा दिया हमने। तो आपने पहले ये सुपर टी स्टॉल नाम लिखा हुआ था इसमें? हाँ जी हाँ। तो आप क्यों सिर्फ चाय ही बेचते हैं, कोई खाना वगैरह? कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ना, ये खाना कुछ नहीं है, बस कन्फेक्शनरी का सामान बेचते हैं और कुछ नहीं। तो ये कहा पुलिस ने कि आप कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए, उसके बाद उतार दीजिएगा? उन्होंने ये कहा कि फिलहाल भाई कावड़ में लगा के रखो, हमारे भी ऊपर से प्रेशर है, उसके बाद उतार के रख लेना, अगले साल फिर तुम्हारे काम आएगा। मगर चलो ठीक है, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही कर लेंगे हम लोग। इसमें तो कोई शक नहीं कि दुकानदार परेशान है, बहुत केयरफुल होकर अपनी बात कह रहे हैं। जुनैद, शावेज, अकरम, नासिर जैसे तमाम दुकानदार, कोई फल बेचता है, कोई पान बेचता है, किसी की चाय की दुकान है, कोई जूस बेचता है, सबका ठेला पहले की तरह आज भी लग रहा है। बस इतना फर्क आ गया कि पहले किसी को उनका नाम, अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब पहचान उजागर करना जरूरी हो गया है। हालांकि दुकानदारों को पुलिस का यह आदेश अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो खुलकर बोल नहीं रहे। कुछ दुकानदारों ने पूछने पर कहा इससे बिक्री पर तो असर पड़ा है, आमदनी कम तो हो गई है, कस्टमर कम तो हुए हैं। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा इससे बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 20-20 साल से यही काम कर रहे हैं, उनके कस्टमर अपने हैं, पक्के हैं। लेकिन 1-2 दुकानदारों ने यहां तक कहा कि सावन के महीने में वो दुकान बंद कर देंगे, 1 महीने कुछ और काम कर लेंगे, क्योंकि इस रूट पर ज्यादातर कांवड़िए होते हैं, वो नाम देखकर सामान नहीं लेंगे। पुलिस ने आदेश दिए कि भाई यहाँ फ्लेक्सी छपवाइए आप और इसे फ्रंट पे लगाइए। कुछ बता देगा ही पुलिस के भाई क्यों? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस ये कहा कि अपना नाम लगाइए। बस ठीक। आपका नाम हकीम? जी हाकिम है। कितने सालों से लगा रहे हैं आप? मैं हाँ 20-25 साल। 20-25 साल हुए हैं। क्या बोला आपको पुलिस ने आकर? उन्होंने क्या तख्ती लगाओ, उस पर नाम लिख के आपके, तो हमने नाम लिख रहे तख्ती लगा दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ये हमारे भुक्का भरने का कारण है। कस्टमर नहीं आएंगे? कस्टमर कौन आया, वो हिंदू मुस्लिम हो गया था। हमारे तो आधे से ज्यादा हिंदुओं की दुकानदारी हमारी। तो वो तो पहचानते ही होंगे पहले से ही आपको। जी, अब जब ऐसी बातें होंगी तो फिर कौन आवेगा। सुबह से खाली बैठे, अभी 100-200 रुपए पकड़े होंगे। इससे फर्क पड़ रहा है दुकानदारी पर? सारा फर्क पड़ेगा।
आपका क्या नाम है भाई साहब? शहजाद। शहजाद। आपको भी बोला पुलिस ने कि लगाइए तख्ती? बोला हमने, पुलिस को बोल दिया हम आज लगा रहे, कल को नहीं लगाने। कावड़ खत्म कर दे हम तो। अच्छा, आप लगाएंगे ही नहीं अब दुकान? कावड़ में नहीं लगाने के, हम लगाते नहीं, हर साल बंद कर दें। दुकानदारी का तो नुकसान है ही। नुकसान तो है, क्या करे कावड़ में यहाँ लगा के जब दुकानदारी नहीं होती। कोई दिक्कत हो रही है इसे लगाने से? किसी तरह की कोई परेशानी है क्या? कस्टमर पे फर्क पड़ रहा है, मतलब नाम की जरूरत तो है नहीं वैसे। कस्टमर पे फर्क पड़ जाता है जी, मतलब नाम की जरूरत तो है नहीं लगाने की, बोर्ड इस तरह से। कभी पहले हुआ था क्या इस तरह का कि भाई अपना नाम बताए? तब कभी इस तरह का नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ। नहीं हुआ। इससे क्या आपको लगता है कि रोजगार पे कोई फर्क पड़ेगा क्या आपके, या कुछ इस तरह से? नहीं, रोजगार पे कोई फर्क नहीं पड़ना इस पे। नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिसको आम खाने हैं वो आपके पास आए। बस वो आप, हाँ, सब खरीद रहे हैं वैसे तो। अच्छा, मुसलमान भी खरीद रहे हैं, हिंदू भाई भी खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। मुजफ्फरनगर में चाय की दुकान चलाने वाले नसीब खान ने अलग बात कही। उन्होंने कहा, पहचान छिपाने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने तो पहले से अपनी रेहड़ी पर अपना नाम लिखा हुआ है। रही बात कमाई की, तो अगर ऊपर वाला साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं। तो आपने आज ये बैनर लिखा है आपके दुकान पे जी आंटी स्टार जी। ये अभी लिखा है आपने? नहीं, ये तो पहले से हमें यही लिखवा है अपने नाम से, ऐसे ही। मतलब पहले से लिखा हुआ है जी, ऐसे और ऐसे रहेगा। प्रशासन ने भी एक आदेश जारी करा है आज कि जो भी कावड़ मार्ग पर जो भी रेडी ठेले वाले हैं वो अपने नाम से पोस्टर बैनर लगाएं। जी जी। तो फिर कितना सही मानते हैं आप? वो तो सही है, अपना नाम होना चाहिए। अपनी जात बिरादरी और अपनी उम्र, अपना नाम नहीं हटाना चाहिए कभी आदमी को। तो क्या इससे कोई सेल पे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? रोजी रोटी देने वाला ऊपर बैठा, हर एक इंसान को, हर एक जानदार चीज को रोजी रोटी वो देता है जी। मानोगे इस बात को? नहीं, उसको देना, उसका देना काम है, और हमारा इस बहाने से लेना काम बस। मुजफ्फरनगर में सिर्फ शहर के अंदर ही नहीं, शहर के बाहरी हिस्से में भी इस आदेश का पालन करवाया जा रहा है। हाईवे पर जितने होटल्स हैं, ढाबे हैं, खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें हैं, इनमें ज़्यादातर ढाबे हिंदुओं के हैं। लेकिन इन ढाबे वालों ने सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान जो मुस्लिम कारीगर थे या मुस्लिम वेटर थे, उन्हें 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। हमारे संवाददाता शोएब रजा ने बताया कि साक्षी ढाबे में 3 मुसलमान काम करते थे। शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबे के मैनेजर इमरान थे। ये सब छुट्टी पर है। ये तो परंपरागत रूट है कावड़ यात्रा का, यहीं से कावड़ यात्रा जी हाँ। तो क्या पुलिस ने कहा आप लोगों को, क्या चीज है? यही क्या नाम है, ये कहा गया था भाई जैसे जो मोमडन है वो नहीं रहेगा, और वर्कर, और यदि रखोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। है आपके पास कुछ कर्मचारी मुस्लिम? हाँ, तो मेरे पास 3 थे जी। एक तो मैनेजर साहब थे, एक मैनेजर और 2 लेबर वाले थे। तो क्या उनको फिर हटा दिया? हटाया गया, भाई छुट्टी पे भेज दिया। सर, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी जी। तो यहाँ इनाम मैनेजर थे जो ढाबा चलाते थे। इनाम जो मैनेजर था उसके बाद में मैं आ चुका, वो कावड़ प्रशासन की वजह से छुट्टी चली गई। पुलिस की तरफ से कुछ तो बात कही गई होगी कि भाई कावड़ यात्रा है तो थोड़ा ध्यान रखिए। पुलिस की तरफ से बात की गई कि मोमडन नहीं बैठेगा, ना मोमडन काम करेगा, इसलिए भाई नाम चले गए 15 दिन पहले। इस सबसे क्या मतलब, अगर वो रहते तो आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन की बात है वो सहयोग ना कर पाते, या क्या? प्रशासन का सहयोग करने की वजह से हमने ऐसा किया कि मोमडन ना रहे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मोमडन के रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं हम लोग। दुकानदार तो मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश का दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही खबर फैली, मौलानाओं ने इस पर खुलकर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की। जमीयत उलमाए के स्टेट प्रेसिडेंट मौलाना कारी जाकिर ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांवड़ यात्रा तो सदियों से हो रही है, कभी इस तरह का कोई आदेश किसी सरकार ने नहीं दिया। मौलाना कारी ने कहा, यूपी में जो हो रहा है उससे आपसी दूरियां बढ़ेंगी और बीजेपी यही चाहती है। इस तरह के आदेश अगर पारित होंगे तो क्या समाज के अंदर दूरी पैदा नहीं होगी? कावड़ यात्रा कोई देश के अंदर या इस मार्ग से पहली मर्तबा नहीं निकल रही है। हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग कावड़ के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि
नाम को जाहिर करना पड़ेगा, यानी आपको अपना बताना पड़ेगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इससे कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि समाज के अंदर दूरी पैदा होगी, नफरत बढ़ेगी और लोग एक दूसरे से भागेंगे। आदमी फल खरीद रहा है तो फल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप बताइए कि उसको कावड़ जो है, शिव भक्त जो है, वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। अब आइंदा चलकर कोई 1 साल के बाद 2 साल के बाद कोई आदेश पारित हो जाए कि मास्टर तो सिर्फ हिंदू है तो हिंदू बच्चों को पढ़ाएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएगा, फिर डॉक्टर जो है वो उसी समुदाय को देखेगा, तो कहाँ तक हम कितनी दूरियां बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे। चूंकि मुजफ्फरनगर जिला सहारनपुर मंडल में आता है, इसलिए सहारनपुर के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे नामों से अपनी दुकानें, ढाबे और होटल चलाते हैं। बाद में जब असलियत का पता चलता है तो विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसा न हो, भाईचारा बना रहे, इसलिए यह कदम उठाया गया। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ, खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। और इसमें सभी से बातचीत हो गई है, सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है। अच्छी बात है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सभी लोग सहयोग करें। पुलिस का दावा है कि आदेश इसलिए दिया गया कि झगड़े ना हो, लेकिन पुलिस की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। विरोधी दलों ने इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है। योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों का दुश्मन करार दे दिया। अखिलेश यादव, मायावती, इमरान मसूद, एसटी हसन से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक सारे नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को घेरा। सबसे तीखा हमला किया असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि योगी के अंदर हिटलर की आत्मा घुस गई है, इसलिए योगी की सरकार मुसलमानों को अलग थलग करके उनकी रोजी रोटी को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार गैर कानूनी फैसले पुलिस के जरिए लागू करवा रही है। अगर हिम्मत है तो योगी इस तरह का लिखित आदेश देकर दिखाएं। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कौन से कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। और पिछले कई सालों से तो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन तो यही बोल रही है कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो, सोशल बायकॉट करो। यही हो रहा है। इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? मायावती ने कहा कि मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश ठीक नहीं है। ये गलत परंपरा की शुरुआत है जो सामाजिक एकता के खिलाफ होगी। अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? अखिलेश ने कहा कि अदालत को इस तरह के आदेश का संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं।
समाजवादी पार्टी के एक और नेता एसटी हसन ने कहा, इस आदेश का तो एक ही संदेश है कि हिंदू मुसलमानों की दुकानों से सामान न खरीदें। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। एसटी हसन ने कहा, अगर कोई मुसलमान होटल चलाता है, टूरिस्ट को खाना खिलाता है, कोई चाय पिलाता है, तो इससे सरकार को क्या दिक्कत है? क्या होटल चलाना, चाय पिलाना, फल बेचना गुनाह है? एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं। लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? हिंदू भाई अगर आम जो है किसी मुसलमान भाई के ठेले से ले रहे हैं तो कोई विवाद हो जाएगा। फलों को भी हम बांट लेंगे, अब हिंदू मुसलमान कर लेंगे। आप इस तरह से करके दो कम्युनिटीज़ के अंदर फासले पैदा कर रहे हैं। मेरी डिमांड है प्रशासन से और अपने शासन से कि ऐसे फरमानों को फौरन निरस्त किया जाए जो एक मुजफ्फरनगर के एक पुलिस के अधिकारी द्वारा दिया गया है। हालांकि बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह फैसला मुजफ्फरनगर के प्रशासन का है, लोकल लेवल पर लिया गया है। सुरक्षा कारणों से दुकानदारों को दुकान के मालिक का नाम लिखने को कहा गया है, इसमें गलत क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सोचने वाली बात यह कि अगर कोई गलत काम नहीं करता तो उसे नाम छुपाने की क्या जरूरत। और हैरान करने वाली बात है कि विरोधी दलों के नेता नाम छुपाने वालों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक प्रशासनिक विषय है, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय भी हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने, मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है वो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाई कोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लव जिहाद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। हालांकि एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश को गलत बताया। केसी त्यागी ने सिर्फ इतना कहा, ऐसे फैसलों से बचना चाहिए जिनसे समाज में दूरियां बढ़े। पुलिस को छानबीन करनी चाहिए, कोई असामाजिक तत्व इसमें दुकान लगा के ना बैठे, लेकिन धर्म के आधार पर या जात के आधार पर इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इससे दूरी बढ़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग करके कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के रूट को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए, सुरक्षा के इंतजामात चौक चौबंद हों, कांवड़ियों के रुकने और खाने पीने का इंतजाम करने वाली संस्थाओं के साथ प्रशासन बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन करे। न कांवड़ियों को कोई दिक्कत होनी चाहिए और न ही कांवड़ यात्रा के मार्ग में रहने वाले लोगों, दुकानदारों और यात्रियों को कोई परेशानी होनी चाहिए। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट पर किसी दुकानदार पर कोई दबाव नहीं बनाया है। प्रशासन की मंशा साफ है। दुकानों पर दुकान मालिक का नाम लिखने का आदेश सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से दिया गया है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत इरादा नहीं है। ये स्वाभाविक है, मतलब ठेला दुकान जिसका है सो तो होना चाहिए कि ठेला ढाबा किसका है, तो पुलिस को इसमें सुविधा भी मिलेगी। कावड़ यात्रियों का एक यात्रा निकलता है और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, इसके लिए प्रशासन सचेत भी रहता है। तो सभी कह रहे हैं कि भाई जो ढाबा है, जो ठेलिया है, भोजन क्या है, कैसा है, तो किसी प्रकार के यात्री को नुकसान न हो, क्योंकि बाहर के भी यात्री बहुत आते हैं। कोई ऐसा दुर्भावना नहीं है। कुल मिलाकर आपका दुकान सेफ रहे, ये मतलब एक जानकारी रहे कि ये दुकान है। कभी कोई कुछ हो तो पुलिस एक बार उसके नॉलेज में रहना चाहिए कि इस रोड पर कितने दुकान हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले इस मामले में बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का रिएक्शन आया है। नकवी ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पृश्यता को संरक्षण नहीं होना चाहिए। इसके बाद
उन्होंने रैदास का दोहा लिखा, जन्म जात मत पूछिए, का जात और उपात, रैदास पूछ सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। तो पहली बात तो ये समझने की है कि पुलिस ने मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को नाम लिखने का आदेश क्यों दिया। असल में पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग उन दुकानों में खाना नहीं खाते जहां मीट बिकता हो। इस तरह की दुकानों से सामान नहीं खरीदते जिससे उन्हें लगता हो कि यहां धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पुलिस की दिक्कत यह है कि कई बार इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं। जब अचानक किसी को पता चलता है कि दुकानदार मुसलमान है तो विवाद खड़ा हो जाता है, कई बार झगड़े हो जाते हैं। इसलिए पुलिस की नीयत तो खराब नहीं है। पुलिस को लगता है कि अगर दुकान पर नाम लिखा होगा तो इस तरह का टकराव नहीं होगा। अब सवाल है कि इससे मुस्लिम दुकानदारों को क्या प्रॉब्लम। मुसलमानों को लगता है कि अगर दुकानों पर उनका नाम लिखा होगा तो कांवड़ यात्रा में जल लेकर आ रहे भक्त उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, फल नहीं लेंगे, चाय नहीं पिएंगे। इससे मुस्लिम दुकानदारों को नुकसान होगा, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अब तीसरा सवाल यह कि क्या इस विवाद से नेताओं को सियासत करने का मौका मिला। पुलिस की नीयत चाहे जो भी हो, इरादा जो भी हो, मुजफ्फरनगर प्रशासन का आदेश राजनीतिक मुद्दा तो बन गया। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को यह कहने का मौका मिला कि इससे मुजफ्फरनगर के मुसलमान जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी का नुकसान होगा। सारा विवाद होने के बाद पुलिस ने क्लियर किया, दो बातें क्लियर की। पहली ये कि यह आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा पूरी होने तक के लिए है, जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तब तक के लिए। और इसके बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह भी कह दिया कि यह आदेश नहीं, सुझाव है, सजेशन है, स्वैच्छिक है, वॉलंटरीली इसको किया जाना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जब पुलिस कह रही है कि स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से करे ना करे, तो अब इस विवाद को और ज्यादा हवा देने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर की पुलिस ऐसा आदेश जारी न करती तो बेहतर होता। आज हरियाणा में बड़ा सियासी डेवलपमेंट हुआ। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो हरियाणा असेंबली इलेक्शन अकेले लड़ेगी, सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह दोनों ने मिलकर यह ऐलान किया। हरियाणा इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, इस बार लाएंगे केजरीवाल। भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा दिल्ली और पंजाब से जुड़ा हुआ है, दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा के लोगों ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारों का काम देखा है। केजरीवाल भी हरियाणा के हैं। इस सबका फायदा हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। कल्चर मिलता है, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है। हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया। लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। हरियाणा लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे। कांग्रेस ने केजरीवाल की पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र की सीट छोड़ी थी, लेकिन इस सीट पर उसके उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता चुनाव हार गए।
दिल्ली में भी दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी, लेकिन सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत गई। अब दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने होंगी। आज संजय सिंह से इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। संजय सिंह ने कहा कि देश बहुत बड़ा है, हर चुनाव की परिस्थिति अलग होती है, उसके हिसाब से फैसला लिया जाता है, इसीलिए हरियाणा में अकेले लड़ने का निर्णय हुआ। सभी पार्टियों का शासन आप लोगों ने देखा और पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री जी के एक इंजन तो बदल दिया सर उन्होंने। हाँ, वो बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहते हैं। अब तीसरा इंजन आ गया है। हाँ। उनको कभी कभी इंजन खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। देखिए, ये 144 करोड़ लोगों का देश है, बहुत विशाल देश है। तो हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, हर चुनाव में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, उसकी अलग रणनीति होती है। अभी हम लोग 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह ने कहा हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, अब तीसरा इंजन आ गया है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने रिएक्ट किया। नायब सैनी ने कहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक जैसी पार्टियां हैं, दोनों झूठ बोलती हैं, दोनों झूठे वादे करती हैं, दोनों के नेता डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए दोनों मिलकर लड़ें या अलग अलग लड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आएगी तो बीजेपी ही। इंजन मजबूत है ये, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले हुए हैं और दोनों झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। यहाँ से आ जाते हैं लोग और वादा भी करते हैं, वहाँ जाकर के मुकर जाते हैं। दो दो चेहरे यहाँ पर दिखाई देते हैं। हरियाणा के लोग अब समझ रहे हैं ऐसे लोगों को कि कौन दो दो चेहरे लगा करके घूम रहा है, और उसका जवाब भी देंगे। असल में आम आदमी पार्टी की दो मजबूरियां हैं। पहली मजबूरी यह कि केजरीवाल शराब घोटाले के केस में जेल में है और मोदी सरकार से केजरीवाल के केस की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ चाहिए। यही व्यवस्था थी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा। दूसरी तरफ राजनीतिक मजबूरी है और वो ये कि केजरीवाल को कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से नुकसान होता है। केजरीवाल की पार्टी तो कांग्रेस की कमजोरियों का फायदा उठाकर बड़ी पार्टी बनी, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हराकर बड़ी पार्टी बनी। इसलिए पंजाब के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया, क्योंकि इससे फायदा होगा। वैसे भी लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कोई खास हवा नहीं दी थी और चुनाव खत्म होते ही दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां तक हरियाणा का सवाल है, आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पर कांग्रेस के किसी नेता ने रिएक्ट नहीं किया। मुझे बताया गया कि मामला सेंसिटिव है। हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में सोच विचार के बाद अपनी बात कहेंगे। अब आपको जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे सिक्योरिटी फोर्सेस के अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन की डिटेल देता हूं। डोडा में सेना के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद सेना ने 4 दिन से इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। आतंकवादियों के सफाई के लिए 170 किलोमीटर के इलाके में
सेना के 2000 जवानों ने घेरा डाल रखा है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। इस ऑपरेशन में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की मदद से घने जंगलों में आतंकवादियों को खोजा जा रहा है। हालांकि आज भी 2 घटनाएं हुई। एक तो केरन सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हमारे जवानों ने 2 आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया। इसके अलावा डोडा में सर्च ऑपरेशन में लगे जवानों पर रात के अंधेरे में आतंकवादियों ने एक बार फिर घात लगाकर हमला किया। डोडा, भद्रवा और किश्तवाड़ में चल रहे इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है कोठी 2। इस ऑपरेशन को सेना की डेल्टा फोर्स लीड कर रही है। आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए 9 टीमें बनाई गई हैं। 20 जगहों पर एक साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद डोडा में मौजूद हैं। मनीष प्रसाद ने बताया कि चूंकि टेरेन बहुत मुश्किल है, जंगल है, पहाड़ है, मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, इसलिए सेना इस ऑपरेशन में टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। हिरॉन, नेत्रा V4 जैसे ड्रोन सर्च ऑपरेशन में लगाए गए हैं। सेना अटैक ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। अगर आतंकी स्पॉट होते हैं तो तुरंत उन पर इस ड्रोन के जरिए अटैक लॉन्च किया जा सकता है। पता यह चला कि 10 से 15 पाकिस्तानी आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं। जिन आतंकवादियों ने आर्मी पर हमला किया वो बेहद शातिर हैं, पूरी तरह ट्रेंड हैं, उनके पास एडवांस्ड वेपन्स हैं। इंटेलिजेंस का कहना है कि जिन टेररिस्ट को भेजा गया है उनमें से कुछ पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड जवान भी हो सकते हैं और ज्यादातर को पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है। ये आतंकवादी जंगलों में छुपे हैं। बीच बीच में खाने पीने के सामान के लिए इस इलाके के लोग घरों में जाते हैं, बंदूक की नोक पर सामान लेते हैं, उन लोगों का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में अपने कमांडर से बात भी करते हैं और वापस जंगल में भाग जाते हैं। शक यह भी है कि कुछ लोकल लोग भी इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें सेना के मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि कल रात जिस टेम्परेरी बेस में सेना के अफसर और जवान आराम करने के लिए रुके थे, उसकी जानकारी दहशतगर्दों को मिल गई थी और उन्होंने आधी रात के बाद उस स्कूल पर हमला किया, ग्रेनेड फेंके, AK-47 से फायरिंग की, लेकिन सुरक्षा में तैनात जवानों ने तुरंत एक्शन लिया और इन आतंकवादियों को भगा दिया। इस हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। हमला अचानक हुआ। जवाबी कार्रवाई के बाद धुंध और जंगल का फायदा उठाकर आतंकवादी भागने में कामयाब हो गए। डोडा में चल रहे कॉम्बिंग ऑपरेशन की डेली रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को दी जा रही है। सेना को पता चला कि आतंकवादी स्थानीय लोगों को डराकर या फिर कुछ लोगों को पैसे देकर उनसे मदद ले रहे हैं, इसलिए इस ऑपरेशन के लिए गांव वालों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। विलेज डिफेंस गार्ड्स को हथियार दिए गए हैं। सेना के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि घने जंगल और पहाड़, खराब मौसम इस मिशन में रुकावट बन रहा है। लेकिन आर्मी ने तय किया है कि जब तक इस इलाके में छुपे सारे आतंकवादियों को सफाया नहीं हो जाता, तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सुंदरबनी में इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना ने इन्फिल्ट्रेशन बिट को फॉइल किया है। 2 से 3 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरा बड़ा ऑपरेशन कोठी 2 इस समय डोडा, किश्तवाड़ और भदरवा में चल रहा है, जहां पर भारतीय सेना के जवान अपने आधुनिक हथियार और नाइट विजन डिवाइसेस और साथ में जो ड्रोन है उनकी मदद से आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। अभी तक कुल मिला के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हुए हैं उसके बावजूद भारतीय सेना के ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट के साथ आतंकियों को खदेड़ा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय खासतौर पे डोडा, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये एरिया सीधा उधमपुर से कनेक्ट होता है, उसके अलावा किश्तवाड़ को ये कनेक्ट करता है, साथ में यही रास्ता हिमाचल जाता है। इसी वजह से ज्योग्राफी होने की वजह से इसकी ये पहले भी आतंकियों का एक रूट रहा है और इसी वजह से इस बात का ध्यान रखा गया है कि उन सभी जगहों पर भारतीय सेना के जवानों का डिप्लॉयमेंट ऐसे किया गया है कि आतंकी कहीं से भी अगर निकलने की कोशिश करें तो इस भारतीय सेना के चक्रव्यूह में वो फंस जाएं और इसीलिए ये भारतीय सेना की पूरी तैयारी है आतंकियों के सफाये की। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने बताया कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मिलकर
आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। अब तक 2 बार आतंकियों के साथ एनकाउंटर हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकियों के बेहद करीब हैं और बहुत जल्द इन्हें मार गिराया जाएगा। इस जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे दोड़ा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। जम्मू और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों में हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर जिस तरह घात लाकर हमले किए गए, जिस तादाद में ये हमले हुए और जिस तरह से हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए, उसको लेकर सबके मन में चिंता है, सवाल है, आखिर ये आतंकवादी अचानक इतने एग्रेसिव कैसे हो गए। पहली बात तो यह कि पिछले 3 साल से इन इलाकों में आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर थी। हमारी बहादुर फौज ने आतंकवादियों का चुन चुनकर सफाया किया था। हालात नॉर्मल होने के बाद इन इलाकों में फौज की तैनाती कम कर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने इसका फायदा उठाया। पिछले 2 साल से कैंप लगाकर नए ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड जवानों को दहशतगर्द बनाकर सरहद के पार भेजा। लोकल मिलिटेंट्स को इन्हें सपोर्ट देने के लिए ट्रेन किया गया। इस बार जो मिलिटेंट्स आए हैं उनके पास सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन वेपन्स हैं जो उन्हें अफगानिस्तान से मिले हैं। ये ग्रुप चाइनीज कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे आसानी से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए वक्त रहते इंटेलिजेंस नहीं मिली और कैजुअलिटी ज़्यादा हुई और दहशतगर्दों को रीग्रुप होने का मौका मिला। अब हमारी फौज ने ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू किया है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। बस इस बात का दुख रहेगा कि इस ऑपरेशन में हमारी फौज के कई जवान और कई अफसर शहीद हुए। आगे बढ़ते हैं। आज नीट के पेपर लीक के केस में 2 डेवलपमेंट हुए। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो नीट एग्जाम का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर जारी करे। इसमें चाहे स्टूडेंट्स के नाम न बताए जाएं, लेकिन रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर और शहर के हिसाब से रिजल्ट को तुरंत पब्लिक किया जाए। दूसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि सीबीआई ने नीट का पेपर सॉल्व करने के इल्जाम में पटना एम्स के 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है। नीट पेपर लीक के केस में आज एनटीए ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके दावा किया कि नीट के एग्जाम में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप गलत हैं। कुछ शहरों से अलग अलग शिकायतें मिली थी। एनटीए ने कहा कि पेपर लीक की घटना सिर्फ हजारीबाग में हुई, जहां से पेपर को पटना भेजा गया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पेपर लीक का मामला लोकल था और इससे ज्यादा से ज्यादा 150 स्टूडेंट्स को ही फायदा हुआ, इसलिए पूरा एग्जाम कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। वहीं री एग्जामिनेशन की पिटीशन डालने वालों की तरफ से वकील ने कहा कि पेपर सोशल मीडिया से हजारीबाग से पटना भेजा गया। इसी से पता चलता है कि पेपर लीक कितने बड़े पैमाने पर हुआ। हालांकि मामले की सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी। अब सोमवार 22 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। इस दौरान सीबीआई ने नीट पेपर लीक के मामले में पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए छात्रों में से 3 3rd ईयर के और 1 2nd ईयर में पढ़ने वाला है। इन सब से अब सीबीआई की एक टीम पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने इन चारों छात्रों के कमरों को सील कर दिया है। आरोप है इन छात्रों ने नीट का पेपर सॉल्व किया था। 2 दिन पहले सीबीआई ने पटना से ही पंकज कुमार और राजू नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पंकज ने ही ट्रंक से नीट का क्वेश्चन पेपर चुराया था। उसके बाद उसी ने यह पेपर सॉल्व करने के लिए पटना एम्स के स्टूडेंट्स को हायर किया था। नीट पेपर लीक केस में अपने स्टूडेंट की गिरफ्तारी पर पटना एम्स के डायरेक्टर ने हैरानी जताई। डायरेक्टर गोपाल कृष्ण पॉल ने कहा कि सीबीआई के ऑफिसर से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें कांटेक्ट किया था और उनके साथ छात्रों की डिटेल शेयर की थी। हमें तो ये बहुत आश्चर्यजनक की विषय है। इट वॉज रियली आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज वो तो हमारे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हमारा एम्स का
स्टूडेंट ऐसे मामले में इन्वॉल्व होंगे। मैं तो ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सीबीआई लेके गए हैं, उसके बाद अगर पता चलेगा कि सचमुच से इन्वॉल्व है तो ये मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होगा। स्टूडेंट जो एम्स को आते हैं तो इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि एम्स का जो सिलेक्शन होता है, जो स्टूडेंट एम्स में सिलेक्ट होते हैं ये तो नीट एग्ज़ाम में पूरा टॉपर होते हैं। एम्स पटना अब एक्चुअली इतना हाई रैंक में है सारे एम्स में, चौथा ये 5वां पोजीशन में आ गया है। तो इधर एम्स पटना में एडमिशन लेने के लिए जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं ये 200-300 रैंक होते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंटेलिजेंट ऐसे तो होते हैं, लेकिन हमें ऐसे भी कभी मैंने एहसास नहीं हुआ था कि हमारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि मैंने इसमें ऐसे इन्वॉल्व होंगे। हम तो कभी मैंने सोच नहीं सकते हैं, अब भी हम नहीं सोचते हैं कि ऐसे। यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो फिर संस्थान की तरफ से एक्शन भी लिया जाएगा? अगर ये दोषी साब्यस्त उनका होगा तो संस्थान की तरफ से हम उसका हमारा जो सिस्टम है हम इसको देखेंगे और कार्रवाई करेंगे। छात्रों के पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाई है आप लोग? तुरंत उनका पेरेंट्स को अपडेट किए हैं, इनको सब फ़ोन करके बता दिए हैं। पेरेंट्स को भी ये सब कुछ भी मालूम नहीं था, तो इमीडिएटली हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए हैं। पेपर लीक के मामले में एम्स के स्टूडेंट्स का शामिल होना वाकई में शॉकिंग है। नीट के मामले में सीबीआई ने अब तक जो एक्शन लिया है उससे तो यही लगता है कि पेपर लीक का मामला पटना और हजारीबाग जैसे कुछ सेंटर्स तक सीमित था। और दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पास हुए हैं वो नहीं चाहते कि रीनीट हो, और ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है। जो फेल हो गए वो इस बात के लिए प्रेशर बना रहे हैं कि इम्तहान दोबारा हो, पर ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसे लोग जो पास हो गए और फिर से री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं बहुत ही कम है। इसलिए इस बात के चांस कम लगते हैं कि सारे एग्ज़ाम दोबारा होंगे, लेकिन जहां जहां गड़बड़ पाई जाएगी वहां एग्ज़ाम फिर से होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यूपी के गोंडा में आज एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और करीब 31 लोग घायल हुए हैं। दोपहर करीब 2:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ और कुछ ही मिनटों में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। 40 डॉक्टर्स की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जो मुसाफिर रास्ते में फंसे हैं उन्हें बसों और स्पेशल ट्रेन के जरिए आगे भेजा जाएगा। फिलहाल रूट को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। हादसे की वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। 13 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई। रेलवे की तरफ से बताया गया कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उससे ठीक पहले लोको पायलट ने एक धमाके जैसी आवाज सुनी। ट्रेन में सवार यात्रियों ने भी यही बात बताई। चंडीगढ़ से हाजीपुर जा रहे एक यात्री ने बताया कि गोंडा से जब ट्रेन निकली तो पहले कोच जगमगाए, इसके बाद जोर से आवाज आई और ट्रेन पटरी से उतर गई। चंडीगढ़ से हाजीपुर जाना था, बिहार हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट वहीं उतरना था। तो वहाँ से ठीक से आई है। यहीं जब गोंडा से जब निकली है तकरीबन 10-15 मिनट पहले, निकलने के बाद जो है से 2 बार लेफ्ट साइड 2 बार राइट साइड बहुत जोरदार कंपन किया है, जैसे लग रहा है नीचे उतर गया हो। दो इस साइड और फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड जो है से हम लोग कट गए। कोई आवाज़ भी तेज हुई थी या फिर कंपन ही हुआ? नहीं, आवाज़ तेज हुई, तेज होने के बाद फिर 2 बार ये और 2 बार है, फिर तीसरे बार में लेफ्ट साइड में गिर गए हम लोग। इंजन के पीछे एक जनरल बोगी था, उसके बाद हमारा एसी 3-4 बोगी एसी था। हम लोग उसके बाद पहले एसी नहीं थे जो नीचे गिर गया। लेकिन सब पहले कुछ धमाके की आवाज आई थी? हाँ, थोड़ा धमाका हुआ था, हल्का धमाका हुआ था। थोड़ा जोर से झटका लगा था, बहुत जोर से झटका लगने के बाद 2 बार फिर इधर 2 बार इधर, तीसरे बार फिर पलट गया। कुछ यात्रियों ने तो एक्सीडेंट से पहले झटके महसूस किए, लेकिन कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक जब जोर की आवाज हुई, तेज झटके लगे, तब पता चला कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। घटना यही होती है, हम लोग जा रहे थे सिवान चंडीगढ़ से बैठे थे, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़, और B1 में मेरा था 10 नंबर और 16 नंबर टिकट था। अब यहाँ पे ट्रेन एकदम से कर गई, लाइन से पटरी उतर गया वो, जिसकी वजह से ट्रेन पलट गई और चोटें लगी है। मुझे चोटें लगी है। मैम कहाँ से आ रही थी, क्या घटना घटी है? हमें कुछ नहीं पता लगा, चंडीगढ़ से आ रहे थे हम लोग, ट्रेन पलट गई।
हमें नहीं पता लगा क्या हुआ, तब गए। अच्छा, आपके साथ कोई और भी था? दादी थे मेरे। फिलहाल कैसी है उनका? ठीक है अभी। अच्छा, रेस्क्यू कर लिया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मुंबई में थे। उन्होंने रेल भवन के वॉर रूम में रेलवे के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग की और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। रेलवे ने इस हादसे की हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जो लोग ट्रेन में सवार थे उनके घर वाले परेशान ना हो, इसलिए लखनऊ और गोंडा का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लखनऊ का हेल्पलाइन नंबर है 8957409292। इसी तरह गोंडा का हेल्पलाइन नंबर है 8957400965। ये जो हादसा हुआ है इसमें दो कैजुअल्टीज रिपोर्टेड हैं और इंजरीज 31 हैं। सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बाकी पैसेंजर्स को मनकापुर पहुंचा दिया गया है। उनकी यात्रा वहां से कंटिन्यूड रहेगी। जो इंजरीज और कैजुअल्टीज हैं उनके लिए जो बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्सग्रेशिया है वो अनाउंस हो गया है। कैजुअल्टीज के लिए 10 लाख का मुआवजा है, उसका ये हम लोग तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन करने का सिस्टम रखते हैं। जो सीरियस इंजरी है, जिन्हें हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख का एक्सग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का। कारण के बारे में अभी तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपको पता है कि डिटेल्ड इंक्वायरी होती है। अभी हम साइट के मेजरमेंट्स और रीडिंग्स लेते हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। बाकी ये पीछे के 4 कोच और लोको, ये 22 कोच की ट्रेन थी, तो पीछे के 4 कोच और लोको सुरक्षित हैं। जैसा आप देख रहे हैं उनको हम मूव करके फिर बाकी रेस्टोरेशन करेंगे। हादसा वाकई में बहुत भयानक था, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये फिलहाल पता नहीं लगा है। लोको पायलट और मुसाफिरों का कहना है कि हादसे से पहले उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी थी, जिसका मतलब है कोई साजिश थी। लेकिन मौके पर मौजूद लोकलों का कहना है कि बारिश के कारण चारों तरफ पानी भरा था। इससे रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से पटरी अपनी जगह से हिली और ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। अलग अलग वर्जन से जांच चल रही है, इसलिए एक्सीडेंट की असली वजह पता लगने में वक्त लग सकता है। और चलते चलते मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, सोशल मीडिया के लिए रील बनाना एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रील बनाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठी। मुंबई के रहने वाली आन्वी कामदार रील बनाने के लिए रायगढ़ के कुंभे फॉल्स के पास गई थी। झरने की बेहतर तस्वीर बनाने के चक्कर में आन्वी पहाड़ के बिल्कुल किनारे तक चली गई। बारिश हो रही थी, आन्वी का पांव फिसला और वो 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। आन्वी के साथ उनके कुछ दोस्त भी थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। आन्वी के दोस्तों ने पुलिस को फोन करके हादसे की जानकारी दी। पुलिस की रेस्क्यू टीम वहां पहुंची, लेकिन खाई बहुत गहरी थी। बारिश की वजह से ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे थे, इसलिए रेस्क्यू टीम को आन्वी के पास पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। हालांकि जब रेस्क्यू टीम नीचे पहुंची तो घायल आन्वी की आंखें चल रही थी। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें खाई से निकाला, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आन्वी की सांसें रुक गई, उसकी मौत हो गई। मुंबई के रहने वाली आन्वी कामदार चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, लेकिन वो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की रील्स भी बनाती थी। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे। महाराष्ट्र में 1 महीने में रील बनाने के चक्कर में ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा 20 जून को संभाजी नगर में रिवर्स गियर में कार चलाते हुए रील बना रही एक लड़की कार समेत खाई में गिर गई थी और उसकी भी जान चली गई थी। हर थोड़े दिन में ऐसा कोई केस सामने आता है। रील बनाने वालों से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है, चाहे जितनी रील बनाएं, चाहे जितना चाहे पैसा कमाएं, लेकिन रील बनाते वक्त सावधानी बरतें। रील बनाने के चक्कर में अपनी जान पर ना खेलें। रील तो फिर बन जाएगी, लेकिन जिंदगी एक बार चली गई
तो फिर वापस नहीं आएगी। और ये भी सोचिए, जब रील बनाते हुए किसी की जान जाती है तो उनके परिवार पर क्या बीतती है, उनके दोस्तों पर कैसा कहर टूटता है। इसलिए प्लीज़ टेक केयर, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है।